हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.3 जो है जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी इसका इंट्रोडक्शन बताया था, 4 क्वेश्चंस कराए थे और ऑफ कोर्स आपने वो चारों क्वेश्चन समझ लिए होंगे। आज हम इसके 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने ये। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को जानने से पहले हमें एक एग्जाम्पल समझना होगा, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ लिया होगा लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा, तो एग्जाम्पल समझते हैं पहले एक, और फिर जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है और फिर इसको आके हम कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 18। देख सकते हो आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 552 है ना, 552 ये ना, ये देखिए 552, इनके 552 पेज नंबर पर एग्जाम्पल नंबर 18 निकाल लीजिए जल्दी से, और इसको अब करेंगे हम पहले, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे 5वें को। ठीक है, दोनों एक ही साथ होंगे। कहते हैं सपोज दैट द reliability of HIV test is specified as follow of people having HIV। देखो यहाँ पर समझिए इसे बड़े अच्छे से। of people having HIV, उन व्यक्तियों को जिनको HIV है, 90% of the test detect the disease। यानी कि जिनको HIV है उसमें से 90% डिटेक्ट कर जाती है डिजीज, एंड 10% गो अनडिटेक्टेड। यू नो HIV डिजीज जो होती है वो क्या होती है? HIV डिजीज यानी कि जो डिजीज है, ये इस टाइप की डिजीज है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए अब तो फिलहाल मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी वो इतने भरोसेमंद नहीं है कि जल्दी से डिटेक्ट हो जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति को HIV है या HIV नहीं है, ये मशीन्स बताती हैं। और मशीन जब तक मॉडर्न मशीन नहीं आएगी, जब तक ये ऐसा नहीं होगा, पुरानी मशीनों से अगर डिटेक्ट कर रहे हो आप तो वहां पर उसे HIV है जरूर, लेकिन मशीन डिटेक्ट नहीं कर पा रही। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि जैसे इंडिया में ऐसी मशीन्स हैं या फिर और इससे जो नीचे कंट्रीज हैं उसमें ऐसी मशीन्स है जिसमें लोगों को HIV है लेकिन मशीन डिटेक्ट नहीं कर पा रही। और अमेरिका में या फिर डेवलप्ड कंट्री के अंदर ऐसी मशीन्स है जो डिटेक्ट कर लेती है। यानी कि व्यक्ति को तो HIV है लेकिन मशीन डिटेक्ट नहीं कर पा रही। ओके, यानी ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा पेच है और वो पेच को समझना होगा आपको। ठीक है ना, ये ऐसी डिजीज नहीं है कि आपको दिख रही है, ये डिजीज ऑफ कोर्स क्रॉनिक डिजीज में आती है और ये दिखती नहीं है। ठीक है ना, ये मशीन्स डिटेक्ट करके बताती है। तो यहाँ पर 90% को डिटेक्ट कर लिया जिनको HIV है, ऑफ पीपल हैविंग HIV, है ना, और 10% गो अनडिटेक्टेड, यानी कि 10% को हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। यानी कि जिनको HIV था हमने उन्हें बता दिया कि आपको HIV नहीं है। समझ में आ रहा है? कहता है ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, और जो व्यक्ति जिनको HIV नहीं था, यहां से देखेंगे ये देखो, फ्री ऑफ HIV है ना, ऑफ पीपल ऊपर दे रखा है हैविंग HIV और नीचे दे रखा है फ्री ऑफ HIV। जिनको HIV नहीं था 99% टेस्ट जज्ड नेगेटिव, यानी कि उन्हें बताया 99 को कि आप नेगेटिव हो, यानी कि आप सही हो। लेकिन 1% आर डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव। तो बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही होगी यहाँ पर कि 1% को गलत रिपोर्ट दे दी। गलत रिपोर्ट कैसे दे दी? अब ये मशीन का नहीं केस है, यहाँ पर ह्यूमन फॉल्ट भी हो सकता है, किसी का नाम गलती से लिख दिया या किसी का ब्लड सैंपल किसी दूसरे ब्लड सैंपल में मिसमैच हो गया, या रिपोर्ट लिखने वाले ने नाम नाम में गड़बड़ी कर दी। तो इस तरीके से क्या हुआ, या जिसने टेस्ट किया उसने ही गलत तरीके से टेस्ट कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, यानी कि 1% जो यहाँ पर दे रखा है, ये 1% ये गलती से हुआ है। ओके, कहता है फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, यानी कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ 0.1% को HIV है। 1% इज सिलेक्टेड एट रैंडम, उनमें से एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया गया, गिवन द HIV टेस्ट, और उसको HIV टेस्ट दिया गया, नहीं उसके हाथ में HIV रिपोर्ट है, एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम और हर एज HIV पॉजिटिव, और उसके हाथ में जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव को दर्शा रही है, यानी कि उसका HIV पॉजिटिव है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस व्यक्ति को एक्चुअल में HIV है? ओके, अब देखो इस बात को समझना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, ये आपके सामने एक लार्ज पॉपुलेशन है। ओके, इस लार्ज पॉपुलेशन के दो पार्ट है। एक पार्ट में मैं कर देता हूं यहाँ पर, ये पॉपुलेशन है, इसके एक पार्ट में एक्चुअली हैज HIV। HIV के कितना है? 0.1%।
ओके, 0.1% कितना होता है? 0.001। ओके, HIV इतनों को है तो ये हो गया आपके पास 0.001। फिर उसके बाद कितनों को HIV नहीं है, तो यहाँ पर एक दूसरा पार्ट बना लेते हैं, HIV जिसको नहीं है, नॉट HIV। और कितनों को HIV नहीं है? भाई सीधी सी बात है, पॉपुलेशन के अंदर 0.001 को HIV है, तो इसका मतलब 1 माइनस 0.001 को HIV नहीं है, HIV फ्री है ये 0.999। ओके, परसेंट में भी निकाल सकते हो आप, 99.9%। ओके, फिलहाल 99, हाँ 99.9%। फिलहाल ये आपके पास HIV में जो व्यक्ति HIV के हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है, जो व्यक्तियों को HIV नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी है। ओके, उसके बाद जिनको HIV है, जिनको HIV है उसकी दो कैटेगरी हो गई, या तो वो HIV पॉजिटिव होंगे या या फिर रिपोर्ट में, सॉरी, पॉजिटिव होंगे या फिर रिपोर्ट में नेगेटिव होंगे, क्योंकि HIV तो उन्हें है भाई, ये HIV वाले व्यक्ति तो है, लेकिन या तो वो पॉजिटिव केस होंगे यानी कि उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई होगी, या नेगेटिव। पॉजिटिव रिजल्ट आया, इसका मतलब क्या, जरा सोचो कि जिनको HIV है उनकी रिपोर्ट जो है, यानी कि जो टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, यानी कि उनको बताएगा कि आपको HIV है, रिपोर्ट ने बताया, तो ये तो ट्रू कंडीशन हो गई ना, ट्रू, यानी कि बिल्कुल सही है। उसके बाद जिनको HIV है उनको बताएगा कि आप HIV नेगेटिव हो, तो ये तो फॉल्स कंडीशन हो गई। बात समझ में आती है? यानी कि ट्रू और फॉल्स भी यहाँ पर आपको कंसीडर करना होगा। ट्रू मतलब जिनको HIV है, रिपोर्ट नहीं बताया, हाँ आपको HIV है। जिनको HIV है लेकिन फिर भी रिपोर्ट ने बताया आपको HIV नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को फॉल्स कंडीशन बोलेंगे। तो ट्रू कंडीशन कितनी है, देखो यहाँ पर लिखा है 90% को डिटेक्ट कर लिया, 90% यानी कि 0.90 है ना। और कहता है यहाँ पर कितने परसेंट को डिटेक्ट नहीं किया, 10% को डिटेक्ट नहीं किया, इसका मतलब 0.10। बात समझ में आती होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं, जिनको HIV नहीं थी, नॉट HIV वाला केस है ना, उसमें से कितने को पॉजिटिव रिजल्ट दिया और कितने को नेगेटिव रिजल्ट दिया, ये देखते हैं। तो पॉजिटिव रिजल्ट दिया, HIV तो नहीं था उन्हें, लेकिन फिर भी उन्हें कह दिया कि आपको HIV है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना। और अगर जिनको HIV नहीं है उनको ये बताया गया कि भाई आपको, आप नेगेटिव हो, यानी कि आपको HIV नहीं है, रिपोर्ट ने बताया, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पर चेक करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है कि जिनको HIV नहीं था, फ्री है ना, पीपल फ्री ऑफ HIV, उनमें से 99% जज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि ट्रू रिपोर्ट, 99% का मतलब हो गया 0.99। और उसके बाद कहता है 1% डायग्नोस्ड HIV पॉजिटिव, मतलब कि फॉल्स रिपोर्ट दे दी। 1% का मतलब 0.01। ओके, तो बात समझ में आती है। इसमें देखो चार केसेस आपको दिखते हैं। क्या केसेस दिखते हैं? एक तो दिखता है ये, है ना, एक आपके सामने ये है, एक आपके सामने ये है, एक आपके सामने ये, चार केसेस है। इन चार केसेस में आपसे, आपको लेने दो है, याद रखना, चार केसेस बन जरूर गए, लेने दो है। कैसे लेने, क्या लेने हैं उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले मैंने कहा था H1 H2 लेते, तो H1 H2 क्या होगा? H1 तो हो जाएगा आपके पास ये, आप लिखिए प्रोबेबिलिटी फॉर H1, अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, ये आ गया। प्रोबेबिलिटी फॉर H2 कहाँ है? ये है H2, ये है प्रोबेबिलिटी फॉर H2 इज इक्वल टू, ये आपके पास 0.999। तो H1 और H2 का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी फॉर हैविंग डिजीज, HIV डिजीज, और प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट HIV डिजीज, ठीक है ना। ये तो H1 H2 के। अब जिनको HIV है उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, ये देखो यहाँ पर लिखा क्या है, कहता है 1 person is selected at random given that HIV test and the pathologist report him or her as HIV positive। हमें सिर्फ पॉजिटिव निकालना है, और हमें ये नहीं सोचना कि वो पॉजिटिव ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू फॉल्स वाला केस ही नहीं पूछा। कई स्टूडेंट इसी को निकालने लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने लिख के दिखाया। आपको सिर्फ ये निकालना है कि HIV पॉजिटिव, तो HIV पॉजिटिव एक केस ये है, ये केस HIV पॉजिटिव का नहीं है, इसे नहीं लेंगे। एक केस ये HIV पॉजिटिव है, ये केस HIV पॉजिटिव का नहीं है। तो कौन कौन से केसेस को नहीं लेंगे मैंने बता दिया। अब ये क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी फॉर ई का मतलब पॉजिटिव रिजल्ट, और H1 का मतलब जिनको एक्चुअल में HIV था, ये आंसर आया। उसके बाद दूसरे में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी फॉर ई का मतलब पॉजिटिव रिजल्ट, और H2 का मतलब जिनको HIV नहीं था उन्हें भी पॉजिटिव बताया, उसका आंसर ये आया। तो ये सब बातें समझ में आ गई। लास्ट में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एक्चुअली हैज HIV, यानी कि इस वाले केस को H1 को आपको ऊपर रखना होगा, यानी ये दोनों केसेस आपको ऊपर लिखने हैं और बाकी टोटल
इन टोटल में ये भी आएगा और टोटल में ये भी आएगा, इन दोनों को नीचे लिखना है। और कैसे लिखना है ये प्रॉपर तरीके से इन्होंने बताया। देखो ऊपर कंडीशन में क्या लिखा है, देखो है ना, पहले प्रोबेबिलिटी फॉर H1, फिर E अपॉन H1, फिर H1 E अपॉन H1 और H2 E अपॉन H2। इसने थोड़ा रूल में H की जगह E और A अपॉन E लिखता है, मैं H1 और E लिखता हूँ, है ना, वो आप थोड़ा सा चेक कर लेना, अदरवाइज तो आपको समझ में आ गया। ये डायरेक्ट इनने कैसे समझाया है हमें, तो मैंने वो सारे केसेस आपको ऊपर एक चार्ट के थ्रू बता दिए, तो आपको समझ में आ गया। अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उसमें क्या कह रहा है, उसमें ये जो केस है ना, ये वाला केस, यानी कि ये जो केस है, ये वाला केस ही नहीं दिया, ये वाला केस ही नहीं दिया, इन दोनों केस की बात ही नहीं करी। याद रखना जो 100% होता है ना, वो याद रखना क्या होता है। देखो 100% में ये 90 और ये 10% है ना, ये 10% वाला केस ही नहीं दिया। इन दोनों को मिला के 100% होता है, मतलब कि जिनको एचआईवी था उन्हें 100% कंसीडर किया गया, जिनको एचआईवी नहीं था उन्हें 100% कंसीडर किया, उसमें से ये दोनों मिलकर 100% बनाते हैं। तो कई स्टूडेंट को ये परसेंटेज में दिक्कत होती है कि ये वाला 90% है, ये वाला 0.01% कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको वो केस बता दिया है, ये एक बार और एग्जांपल अच्छे से कर लेना और कंप्लीट करना। देन अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे और आराम से हो जाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। तो देखो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। 99% किसी ना किसी डिजीज से इफेक्ट है, ठीक है, ऐसा टेस्ट बता रहा है, याद रखना टेस्ट बता रहा है ये चीज। ओके, यानी कि पॉजिटिव वाला रिजल्ट ही आया। कहता है व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, जितने प्रेजेंट है, हाउएवर द टेस्ट आल्सो याइल्ड अ पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। फॉल्स पॉजिटिव मतलब गलती से पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया, गलती से इतने लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया, दोनों पॉजिटिव रिजल्ट है ऑफ हेल्दी पर्सन, जो कि हेल्दी पर्सन है उनको बता दिया आपको डिजीज है। तो केस क्या दिया, 99% डिटेक्ट कर लिया, ठीक है ना, और 1% डिटेक्ट नहीं किया, ये 1% क्वेश्चन में नहीं दिया। फिर 0.5% पॉजिटिव रिजल्ट बताया, है ना, और गलती से नेगेटिव रिजल्ट बताया, किसको, ये बता पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया, यानी कि इसे बता दिया कि आपको डिजीज है, जबकि वो फ्री ऑफ डिजीज थे, और नेगेटिव कितना होगा, बाकी बचा हुआ 99.5%। लेकिन ये केस नहीं दिया, हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव के केस दिया ना, जैसे पीछे तो चारों दे रखे थे। ओके, आगे आपसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि 0.5% को 0.005 लिखते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। 0.5% परसेंट हटा के 0.5 अपॉन में 100 लिख देंगे, 0.005। इस बात को एक्सप्लेन किया इस ब्रैकेट के अंदर। देखो ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ नहीं पढ़ना। यहाँ पर आगे क्या कहता है, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है। 0.1 नहीं दे रखा है, 0.1% दे रखा है, परसेंट 0.1%, मतलब कि 0.001, जो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, है ना, जो अभी एग्जांपल बताया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज डिजीज गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ये मैंने थोड़ी सी जगह बना दी है आपके लिए और यहाँ पर कर सकते हैं, बिल्कुल। होप सो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर, अदरवाइज आपको अगर नहीं दिख रहा है तो अपनी एनसीईआरटी में देख लेंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर दिखेगा। आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाइए। आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है और इसमें आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है लेट, और क्या लेट करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्चुअली हैज डिजीज, है ना, प्रोबेबिलिटी फॉर डिजीज, है ना, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर H1 PH1, है ना, और प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट डिजीज इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर H2 PH2, है ना। और उसके बाद E B द इवेंट, E be the event of positive result। ओके, तो ये आपने सब कुछ लिख देना है। उसके बाद बहुत ही आसानी से काम करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर H1 मतलब कि आपको दे रखा है 0.001, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर H2 उसे लिखेंगे हम 1 माइनस 0.001 यानी कि 0.009। तो बात समझ में आ रही, 0.999 ना, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी फॉर H2 आपको समझ में आया, आपको समझ में आया ये 1 में से क्यों घटाया जा रहा है, क्योंकि एक पॉपुलेशन है बहुत बड़ी, उसका आपने अध्ययन किया, उसका आपने सर्वे किया और उस सर्वे के अंदर कितने को डिजीज मिली 0.01 को, और कितनों को नहीं मिली तो 100 में से यानी 100% पॉपुलेशन में से घटा देंगे। लेकिन ऐसा आगे नहीं करेंगे ना, आगे भी स्टूडेंट ऐसा सोचने लगते हैं E/H1 का मतलब क्या, H1 का मतलब जिनको डिजीज थी और E का मतलब उनको पॉजिटिव रिजल्ट थमा दिया, तो ऐसे 99% है यानी कि 0.99। ओके, अब 1 में से नहीं घटा सकते क्योंकि इससे इसका कोई लेना देना नहीं दूसरे वाले पार्ट का, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर जिनको डिजीज नहीं थी H2 उनको कह दिया कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट है, ऐसे कितने हैं 0.005। ठीक है ना, बात समझ में आती है। अब लास्ट में इसने क्या कहा है, लास्ट में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज अ डिजीज गिवन दैट द टेस्ट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिजल्ट और डिजीज होना चाहिए, तो इसका मतलब इसने कहा है कि ये वाला पार्ट जो है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे। टोटल में क्या क्या आएगा, ये और ये भी आएगा ना। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर क्या कहता है आपसे H1 मतलब कि जिनको डिजीज है, अपॉन में ई का मतलब क्या होता है कि हमें पता है पॉजिटिव रिजल्ट है उसका, ठीक है ना, गिवन दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव, जो गिवन होता है वो नीचे होता है ना गिवन, और जो फाइंड करना होता है वो ऊपर करना होता है। यही तो प्रोसेस था, देखो ये गिवन दे रखा है यहाँ पर गिवन। ओके, फिलहाल फॉर्मूला क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.99 डिवाइड बाय 0.001 मल्टीप्लाई 0.99 प्लस का 0.999 इंटू में 0.005। अब भाई इसे सॉल्व कर लेना, आप कैलकुलेशन करनी आपको आती है और आंसर मैच कर लेना। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा, ठीक है, फिर भी आपको कंफ्यूजन और सॉल्व करके आंसर मैच नहीं कर रहा तो मुझसे पूछ लेना। फिलहाल छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अब क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, या यहाँ से अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, देर आर थ्री कॉइन्स, तीन कॉइन्स है, ये रही एक, ये रही दो, ये रही तीन, तीन कॉइन्स है। कहता है वन इज टू हेडेड कॉइन, यानी कि ये कॉइन पे दोनों तरफ हेड है, इधर भी हेड है इधर भी हेड है। कहता है हैविंग हेड ऑन टू फेसेस, अनदर इज बाइज्ड कॉइन, बाइज्ड कॉइन जिसके अंदर सिलेक्टेड फॉर्म है कि भाई कितना परसेंट चांस क्या आना है, तो बाइज्ड कहलाता है, जिसमें पता होता है कि हाँ भाई कितना परसेंट चांस है। कहता है बाइज्ड कॉइन कम्स अप हेड 75%, तो ये बाइज्ड कॉइन है और इसके अंदर 75% चांस है हेड आने के, है ना। चीटिंग वाली कॉइन को कहते हैं हेड। अब आपको कॉइन कैसे चीटिंग वाली होती है, तो कॉइन भी चीटिंग वाली हो सकती है, इसमें 75% चांस जो है हेड आने का होता है, ठीक है ना। एक तरफ से मान लीजिए उसका कर्व्ड सरफेस हो, जैसे कि सपोज इस टाइप का सरफेस हो, ये कॉइन हो और आपको देखने में वो कॉइन ऐसी ना लग रही हो, तो इधर आने के चांसेस कम है, लेस चांसेस है, और इस तरफ गिरने के चांस ज्यादा है, क्योंकि गिरेगा टप्पा खा के इसको ये सीधे की तरफ सपाट की तरफ आ जाएगा। तो ये बाइज्ड कॉइन होती है, जो सामने से देखने में आपको नहीं लगेगी कर्व्ड है, लेकिन आपको अगर देखोगे तो वो नॉर्मल कॉइन, जैसे नॉर्मल कॉइन ऐसी होनी चाहिए, इस कॉइन से क्या है कर्व्ड दे रखी होगी, तो ये बाइज्ड कॉइन कहलाएगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जो कि बाइज्ड को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल 75% चांस है हेड आने का, क्योंकि ये बाइज्ड कॉइन है। ओके, और 25% टेल आने का चांस होगा, नॉट हेड। आगे आपसे कहता है ये रहा द थर्ड, एंड द थर्ड इज अनबाइज्ड कॉइन। अनबाइज्ड कॉइन वो कॉइन होती है जो फेयर कॉइन होती है, जो आपकी जेब में होती है, इसमें 50-50% चांस होते हैं, हेड और टेल कोई भी आ सकता है। वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चूजन एट रैंडम। अब देखो इन तीनों में से एक कॉइन चूज करिए और उस कॉइन को चूज करते वक्त आपको इक्वल प्रोबेबिलिटी लेनी है, क्योंकि आपके पास इक्वल चांस है, तीनों में से कोई भी कॉइन आ सकती है। टू हेडेड कॉइन भी आ सकती है, बाइज्ड कॉइन भी आ सकती है और अनबाइज्ड कॉइन भी आ सकती है, इक्वल चांसेस है। आपसे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन। आपसे कहा गया है कि एक कॉइन, वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड इट शोज हेड, ये भी बात बोली है कि उस पर हेड कंसीडर करना है। तो पहले वाले पर हेड आने के चांसेस, भाई दोनों तरफ हेड है 100%, दूसरे वाले पर हेड आने के चांसेस 75%, तीसरी वाली कॉइन पर हेड आने के चांसेस 50%, 50% हेड 50% हेड। उसके बाद कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू हेडेड कॉइन, कि वो टू हेडेड कॉइन से होगा। तो देखो इसको प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ। पांचवें क्वेश्चन को मैंने वहीं बता दिया है, आपको पांचवा क्वेश्चन अपनी कॉपी पे पूरा कर लेना चाहिए। मैं छठे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी आपके पास है, तो सबसे पहले लिखिए लेट प्रोबेबिलिटी फॉर
टू हेडेड कॉइन, है ना, सेलेक्टिंग टू हेडेड कॉइन, दो हेडेड कॉइन को सिलेक्ट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है टू हेडेड कॉइन, ठीक है ना, टू हेडेड कॉइन इज इक्वल टू PH1 लिखेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग टू हेडेड कॉइन के बाद क्या आएगा आपके पास, उसके बाद कहता है आपसे अनबाइज्ड कॉइन, अनबाइज्ड कॉइन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर H2, ओके। उसके बाद आप कर लिखते हो प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग बाइज्ड कॉइन, बाइज्ड कॉइन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर H3, ऐसे प्रॉपर लिखना पड़ेगा। उसके बाद E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, ये भी कॉपी पे लिख लेना। अब उसके बाद लिखेंगे आप प्रोबेबिलिटी फॉर H1 कॉइन सेलेक्ट करने के चांसेस 1/3, प्रोबेबिलिटी फॉर H2 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी फॉर H3 1/3। आपको कॉइन भी बता देता हूँ कैसे बनेगी। ये है आपके पास 3 कॉइन्स, इस पर दोनों तरफ हेड है, हेड हेड, इस तरफ हेड आने के चांस 75% दे रखे हैं, और इस तरफ हेड और टेल, है ना, ये 3 कॉइन है, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन एंड थर्ड कॉइन, आपको मैंने बना के दिखा दिया। तो अभी क्या करना है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी फॉर E अपॉन में H1 निकालना है। E का मतलब क्या बताया, हेड आना, H1 का मतलब क्या बताया कि टू हेडेड कॉइन, तो टू हेडेड कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, नहीं सॉरी 2/2, ठीक है ना, यानी कि 1। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर E अपॉन में H2 का मतलब, E का मतलब हेड आना और H2 का मतलब अनबाइज्ड कॉइन, अनबाइज्ड कॉइन है तो किसका मतलब क्या हो गया, 75% इन्हें खुद दे रखा है ना, तो 75%, 75 अपॉन में 100 यानी कि 3/4। और प्रोबेबिलिटी फॉर E का मतलब हेड आना और H4 का मतलब हो गया, H3 का मतलब हो गया कि वो बाइज्ड कॉइन से आया है ना, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी सी, ये बाइज्ड कॉइन है और ये अनबाइज्ड कॉइन है, ठीक है ना, नाम में गड़बड़ी हो गई, अनबाइज्ड, ओके। बाइज्ड कॉइन अलग है और अनबाइज्ड कॉइन अलग है। बाइज्ड कॉइन के बारे में क्या दे रखा है इसने कॉपी में, कि बाइज्ड कॉइन वो है जिसमें से क्या आता है 75% आता है ना, और अनबाइज्ड वो है जो फेयर कॉइन है, इसे फेयर कॉइन भी बोल सकते हो, ये है फेयर कॉइन, ओके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, 50% चांस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो टू हेडेड कॉइन से होना चाहिए, ये फाइंड करना है, यानी कि H1, और ये चीज हमें गिवन है कि ई का मतलब कि हेड आया है, टू हेडेड कॉइन में से हेड आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो आउट ऑफ दीज 3 कंडीशंस, है ना, सब में से निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इस वाले केस को ऊपर लिखेंगे 1/3 इंटू 1, है ना, और टोटल केसेस कितने बन सकते हैं, एक केस ये बन सकता है, एक केस ये बन सकता है, एक केस, टोटल केसेस को नीचे लिखेंगे, तो 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। अब इसे सॉल्व करने का आपको मैंने जिम्मेदारी दी है, सॉल्व आप करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आराम से क्वेश्चन होते चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन में कहता है कि एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 200 स्कूटर ड्राइवर, 400 कार ड्राइवर्स एंड 600 नॉट 100,000 6,000 ट्रक ड्राइवर, 2,000 scooter driver, 4,000 car driver and 6,000 truck driver. The probability of an accident are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meet with an accident, यानी कि एक insured person का accident हो जाता है. What is the probability that he is a scooter driver? तो आपको क्या कहता है कि क्या probability होगी कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा। तो देखो अब आपको इसमें थोड़ा सा सेंस खुद से लगाना है, स्टेटमेंट मैं बोल देता हूँ, आपको लिखना है, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे अभी, ओके। इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगना क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। आप वैसे तो खुद से करिए, मेरी जरूरत ना पड़े आपको अभी इस क्वेश्चन में, है ना। पहले H1 H2 H3 देखिए क्या होगा, फिर E अपॉन H1 E अपॉन H2 और E अपॉन H3 क्या होगा, एंड आफ्टर दैट विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। और प्रोसेस अब आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, यही लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं 7th क्वेश्चन है ना, ये PH1, मतलब H1 का मतलब क्या, आपको लिखना पड़ेगा लेट प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग
स्कूटर ड्राइवर, कितने स्कूटर ड्राइवर ने इंश्योरेंस किया? 2000 स्कूटर ड्राइवर ने इंश्योरेंस किया। अपॉन में टोटल कितने इंश्योरेंस हुए? 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, 12000 इंश्योरेंस हुए। तो समझ में आ गया ना आपको कितना आसानी से हो गया ये? 3 जीरो से 3 जीरो को हटा दो और बाकी को मत कट करो अभी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे में लिखोगे आप प्रोबेबिलिटी फॉर H2। H2 का मतलब क्या? कि प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग कार ड्राइवर। कितने कार ड्राइवर्स हैं जिन्होंने इंश्योरेंस कराया? 4000। टोटल कितने हैं? 12000। 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी फॉर H3। H3 का मतलब ट्रक ड्राइवर। ट्रक लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग ट्रक ड्राइवर इज इक्वल टू 6000। ट्रक ड्राइवर ने इंश्योरेंस कराया और टोटल कितने थे? टोटल थे 12000। तो ये कट कर दिए। बाकी को भी कट कर सकते हैं, अभी मत करिएगा। वैसे चाहो तो कर सकते हो, 2 से तो ये भी कट हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है? आगे आपको कहता है कि वो एक्सीडेंट उनका हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखो, ये तीनों दे रखी है, ई अपॉन H1, ई अपॉन H2, ई अपॉन H3। इसकी तीनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। देखो प्रोबेबिलिटी फॉर ई अपॉन में H1 0.01। उसके बाद दे रखा है आपको प्रोबेबिलिटी फॉर ई अपॉन में H2 इज इक्वल टू 0.03। उसके बाद दे रखा है प्रोबेबिलिटी फॉर ई अपॉन में H3 इज इक्वल टू 0.15। ये तीनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? स्कूटर ड्राइवर मीन्स सेकंड वाला केस लेना है ना, ये वाला केस, ये सेकंड वाला केस दिख रहा है आपको? ये सेकंड वाला जो केस है ये वाला, और यहाँ पर सेकंड वाला केस ये, इसको आपको क्या लिखना है? न्यूमरेटर में लिखना है, ये दोनों सेकंड वाले केसेस को। बाकी सबको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो अगर मैं इसका आंसर डायरेक्ट देना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर। देखो प्रोबेबिलिटी फॉर H2 अपॉन में E इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 4/12 इंटू 0.03 अपॉन में यह आ जाएगा 2/12 इंटू में 0.01 प्लस का 4/12 इंटू 0.03 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 6/12 इंटू में 0.15। अब चाहो तो आप इसे कट कर दीजिए, चाहो तो इसे आगे बढ़ा दीजिए। ये कट हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 से मत काटिए, इसे 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। इसे काट दीजिए 6, इसे काट दीजिए आप 2 से, यह जगह 6, और इसे काट दीजिए 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। तो हर जगह देखो नीचे डिनोमिनेटर में 6 आया। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो एलसीएम में 6 से ये पूरा का पूरा 6 जो आएगा एलसीएम लेते वक्त, ये 6 से कट जाएगा, ऊपर वाली संख्या को सॉल्व कर लेना। अदरवाइज कैलकुलेशन आपकी आप जितनी आसानी से कर सकते हो उसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। देखो इसे वहां करने की जरूरत नहीं पड़ी, 7 हो गया। इसी तरीके से 8th क्वेश्चन में मैं आपको कुछ केसेस बता दूंगा, आप उसको समझ लीजिए। लैंग्वेज बस समझनी है आपको, वैसे तो आपने पहले पढ़ लिया होगा, ज्यादातर क्वेश्चंस ने ये कर लिया होगा। स्किप करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं कर पाए क्वेश्चन वो देखिए, मेरे को सुनिए। देखो कहता है अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स, एक फैक्ट्री पे 2 मशीनें हैं। ए मशीन का नाम है और बी मशीन का नाम है। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम ऑफ आउटपुट, यानी कि जितना भी आउटपुट होगा उसका 60% कितना मशीन ए प्रोड्यूस करेगी एंड मशीन बी 40% प्रोड्यूस करेगी। दो मशीनें हैं, दोनों 100% प्रोड्यूस कर पा रही हैं, ठीक है। कहते हैं फर्दर 2% of the item produced by machine A and 1% produced by machine B were defective। देखो जब कोई मशीन आइटम प्रोड्यूस करती है तो वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस भी करती है ना। सपोज कि ये मशीन है, यहाँ से आइटम्स प्रोड्यूस होकर निकल रहे हैं तो कुछ खराब भी निकल रहे होंगे। तो जब हम देखते हैं तो वो टोटल का जितना भी निकला है, जैसे मशीन ए ने इतना आइटम निकाला, इसको 100% मान लेंगे। इस 100% का यानी कि जितना भी आइटम निकला है उसका 2% खराब निकला है। इसका मतलब अगर 100 पीसेस निकले हैं तो 100 पीस में 2 पीस खराब है। समझ में आता है आपको कि क्या होता है 2%, ठीक है। तो फिलहाल 2% किसका? इस 60% का। 60% प्रोडक्शन हो रहा है, उसका 2% खराब है। फिर उसके बाद ये 1% किसका? इस 40% का। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर H1 की जब हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर H1 तो वो 60% है, 60 अपॉन में 100। और प्रोबेबिलिटी फॉर H2 की बात करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 40 अपॉन में 100। इसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी फॉर E अपॉन H1, यानी कि पहली मशीन डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है, तो E मतलब डिफेक्टिव आइटम, E भी द इवेंट ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव आइटम। तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन में 100। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी फॉर E अपॉन में H2 कितना हो जाएगा? 1%, 1 अपॉन में 100। तो लास्ट में आपसे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B। तो B को ऊपर लिखिए, टोटल को नीचे लिखिए। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, जल्दी से देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे खुद से कर लेना है ना। 8th क्वेश्चन को मैंने हिंट दे दिया है, वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मेन तो इसमें क्वेश्चन पढ़ना ही है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ जरूर लेना, मैं बता दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। फिलहाल फिलहाल
कहता है टू ग्रुप्स आर कंपिटिटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दो ग्रुप हैं जो कंपटीशन में हैं और किसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्शन के ग्रुप में, डायरेक्टर्स के ग्रुप में, ठीक है ना। कहता है कॉर्पोरेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन। कहता है प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन, यानी कि पहला ग्रुप जीतेगा या सेकंड जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो ये दे रखी है, ध्यान से समझ लेना। पी एच वन भी दे रखा है, पी एच टू भी दे रखा है। प्रोबेबिलिटी फॉर एच वन भी दे रखा है 0.6 और प्रोबेबिलिटी फॉर एच टू भी दे रखा है 0.4। ओके, नाउ फर्दर, और उसके बाद ने आगे समझाया है, इट इफ द फर्स्ट ग्रुप विन्स, अगर पहला ग्रुप जीतता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, तो वो पहला ग्रुप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएगा, इसके भी चांसेस है 0.7। जीतने के बाद जरूरी नहीं है कि वो नया इंट्रोड्यूस करा दे नया प्रोडक्ट, तो इसके चांस भी हैं 0.7। और कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, करस्पॉन्डिंग का मतलब अगर दूसरा ग्रुप जीतता है, करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है ना, इसकी बात को आगे बढ़ा है, अगर दूसरा ग्रुप जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी फॉर ई अपॉन में एच टू, ये दे रखा है 0.3। ओके, नाउ कहता है इफ द सेकंड ग्रुप विल विन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप, यानी कि इसको आपको ऊपर लिखना है ना, सेकंड ग्रुप मतलब कि H2 ऊपर लिखना है और E नीचे लिखना है, ठीक है ना। नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, E का मतलब ये, तो 0.4 इंटू 0.3 अपॉन में 0.6 इंटू 0.7 प्लस का, और उसके बाद आप लिखेंगे 0.4 इंटू 0.3। तो आपको समझ में आती है बात, बिल्कुल क्लियर है ना। इसे सॉल्व करना आपका काम है, आप इसे सॉल्व कर लेना और मैच भी कर लेना आंसर। 10वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस 10th क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना। क्या कहता है देखिए इसमें 10th क्वेश्चन के अंदर, इसको समझते हैं। कहता है सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, एक लड़की ने एक डाई को थ्रो किया। इफ शी गेट 5 और 6, अगर डाई पर 5 और 6 आता है, शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स, तो वो एक कॉइन को 3 बार टॉस करेगी। एंड नोटेड द नंबर ऑफ हेड्स, और हेड को नोट करेगी। इफ शी गेट्स 1 2 3 4, अगर उसे डाई पर 1 2 3 4 में से कुछ मिलता है, सी टॉसेज अ कॉइन वंस, तो फिर वो कॉइन को एक ही बार टॉस करेगी। अगर 5 और 6 आता है तो कॉइन 3 बार टॉस होगा। अगर 1 2 3 4 में से कुछ आता है तो कॉइन एक बार टॉस होगा। एंड वेदर हेड और टेल, और हेड या टेल इसमें से कुछ भी आ सकता है, वो नोटेट करेगी। कहता है इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, उसे क्या चाहिए, एग्जैक्टली वन हेड चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। कहता है व्हाट is the probability that she throw with 1 2 3 4 with the die। देखो इसको समझना होगा, देखो कैसे समझना होगा, यहाँ पर आ जाते हैं हम। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10, इस क्वेश्चन को 10 लिख लेते हैं। देखो ये है हमारे पास एक डाई, इस डाई पर 5 और 6 भी आ सकता है, इस डाई पर 1 2 3 और 4 भी आ सकता है। अगर 5 और 6 आया है तो 3 कॉइन टॉस होगी, कितनी, 3 कॉइन्स टॉस। तो 3 कॉइन टॉस होगी तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे भाई, वो होंगे हेड हेड हेड, है ना। पहले तो ये हो गया ना, उसके बाद 3 कॉइन टॉस का मतलब 3 टाइम्स कॉइन टॉस करा, एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को एक बार, बात एक ही रहेगी, ध्यान रखना। उसके बाद आएगा हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और यहाँ पर आ जाएगा टेल टेल हेड। उसके बाद हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, tail, head, tail and tail, tail, tail. These are 8 number of sample space if we toss a coin 3 times. Okay. Now अगर कहता है वो कि उस लड़की के पास डाई पे 1 2 3 4 में से कोई नंबर आया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एक कॉइन टॉस होगी ना, अ कॉइन इज टॉस, है ना, एक कॉइन टॉस होगी तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो हेड होगा या टेल। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हमें क्या कहता है, कहता है कि उसे एग्जैक्टली वन हेड चाहिए। तो देखो इस वाले केस में एग्जैक्टली वन हेड कितनी बार आ रहा है, एक तो ये रहा एग्जैक्टली वन हेड, एक ये रही सिचुएशन एग्जैक्टली वन हेड की, और एक ये रही एग्जैक्टली वन हेड की। तो एग्जैक्टली वन हेड की 3 सिचुएशन है, 3/8 द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इन द फर्स्ट केसेस। ओके, उसके बाद कहता है यहाँ पर एग्जैक्टली वन हेड तो एक ही बार आ रहा है, 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है let probability for getting 5 और 6
इन अ डाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PH1, यानी कि ये 5 और 6 डाई पर आए हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी को PH1 बना लिया, और ये क्या हो जाएगा PH1 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आया ना, 5 और 6 आने के चांसेस 2 बार है, तो इनके 2/6 इज द प्रोबेबिलिटी है ना, इधर लिख देता हूं मैं 2/6। ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 1 2 3 4 इन अ डाई इज इक्वल टू PH2 एंड दिस इज 4/6। देखो ना यहाँ पर देखो 4 है ना, 4/6। उसके बाद ई बी द इवेंट है ना, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, यानी कि ई मान लिया मैंने कि एग्जैक्टली एक बार हेड आना चाहिए, तो एग्जैक्टली एक बार हेड आने के चांसेस के लिए क्या करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी फॉर ई अपॉन H1। देखो यहाँ पर ई का मतलब क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड, देखो ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद H1 का मतलब क्या है कि जब डाई पर 5 और 6 आए, जब डाई पर 5 और 6 आए तो कॉइन जो है 3 बार टॉस की गई, और 3 बार टॉस की गई तो उसमें से एग्जैक्टली 1 हेड आने के चांसेस हैं 3 आउट ऑफ 8। ओके, प्रोबेबिलिटी फॉर E अपॉन H2 का मतलब क्या है, E का मतलब है एग्जैक्टली 1 हेड, और H2 का मतलब हो गया कि कॉइन जो है वो 1 2 3 4 में से आया है उसमें से नंबर, तो अगर 1 2 3 4 में से नंबर आया तो कॉइन को एक बार टॉस किया गया ना, डाई पर 1 2 3 4 आया है तो कॉइन को तो एक बार टॉस किया गया, तो इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी आने का चांस क्या एग्जैक्टली 1 है, 1/2। आपसे लास्ट में पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रो what is the probability that she throw 1 2 3 4 with the die। तो 1 2 3 4 यानी कि सेकंड वाले केस को पूछ रहा है, तो सेकंड वाले केस को इसको और इसको आप ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे, तो आपसे सेकंड केस को आपको लिखना है, सेकंड केस पूछा गया यानी कि 1 2 3 4 आना है ना, H2 माना था, और E का मतलब एग्जैक्टली 1 हेड आना, तो लिखेंगे 4/6 इंटू 1/2 डिवाइड बाय, टोटल को नीचे रखेंगे 2/6 इंटू 3/8 प्लस का 4/6 इंटू 1/2। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन आपको करनी है, आंसर बिल्कुल मैच करेगा। ओके, सिर्फ मल्टीप्लाई करानी है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी कठिन नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहता है, पीछे हो चुका है। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स, इस बार 3 मशीन है, पिछली बार 2 थी, ए बी और सी। कहता है द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम। देखो इसमें पहले डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर दिया, याद रखना पहले प्रोडक्शन होगा देन डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होगा, याद रखना पहले होगा प्रोडक्शन है ना, और प्रोडक्शन हमें अभी नहीं पता, और फिर उसके बाद जब प्रोडक्शन हो गया तब विल डिसाइड कि हाँ भाई हाँ डिफेक्टिव आइटम आएगा। उसके बाद पहले डिफेक्टिव आइटम उन्होंने लिखा है, जरूरी नहीं है कि हम उसे पहले लिखें। कहता है वेयर एज अदर 2 मशीन्स ए बी और सी मशीन्स जो है वो 5% और 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है रेस्पेक्टिवली। कहता है ए इज ऑन द जॉब ऑफ 50%, ए की जॉब 50% है, बी की 30% है और सी की 20% है। तो आपको पता लग गया क्या करने वाले हो आप लिखने वाले हो प्रोबेबिलिटी फॉर H1 50%। ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर H2 इज इक्वल टू 30%, प्रोबेबिलिटी फॉर H3 इज इक्वल टू 20%। तो आपने क्या लिख लिया यहाँ पर, आपको लिखना है लेट प्रोबेबिलिटी फॉर द जॉब ऑफ मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी, है ना, तीनों का आपको लिख लिया। फिर उसके बाद आपको क्या कहता है आगे, प्रोबेबिलिटी फॉर ई। ई का मतलब क्या, ई का मतलब डिफेक्टिव आइटम्स, और H1 का मतलब क्या, फर्स्ट मशीन से डिफेक्टिव आइटम, तो साफ साफ लिखा हुआ है 1% है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर ई मींस डिफेक्टिव आइटम, और H2 मतलब सेकंड मशीन से डिफेक्टिव आइटम, और वो 5% दे रखा है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर ई का मतलब डिफेक्टिव आइटम, और H3 का मतलब थर्ड मशीन से डिफेक्टिव आइटम, और वो आपको 7% दे रखा है, दिस इज 7/100। तो बात क्लियरली समझ में आती है। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, लास्ट में जरूर जाइएगा और देखिएगा क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। मशीन ए से प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या कि ये वाला केस और ये वाला केस को आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, बाकी टोटल को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यही आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझना होगा। क्या कहता है 12 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही करने हैं, है ना। मैं हिंट दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन बेसिकली ये है ही इतना छोटा कॉन्सेप्ट, इसमें और कुछ नहीं बनता।
12 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसे क्वेश्चन को करते हैं। कहता है अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खो गया, इज लॉस्ट। 52 पत्तों की गड्डी है ना, उसमें से एक पत्ता, अ कार्ड लॉस्ट, एक पत्ता खो गया, अब बचे 51 पत्ते। ठीक है, कहते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, यानी अब 51 जो कार्ड्स बचे हैं उसमें से कहता है ऑफ द पैक, कहते हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, कितने कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड निकाले जाते हैं, 51 पत्ते हैं उसमें से दो, 51 में से 2 पत्ते निकाले जाएंगे अलग अलग। ठीक है, कहता है आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और ये बात कंपलसरी हो गई कि दोनों कार्ड जो अब निकलेंगे वो डायमंड ही होने चाहिए, यानी कि जो खोया हुआ पत्ता है उस पर थोड़ा डाउट है कि वो डायमंड का भी हो सकता है और डायमंड का नहीं भी हो सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो खोया हुआ पत्ता है वो डायमंड का है। देखो यही चीज पूछ ली ना आपसे, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। ओके ओके, तो देखो यहां पर मैं आपके सामने कार्ड्स लिख देता हूं, इन कार्ड्स में से एक कार्ड खो गया, एक कार्ड लॉस्ट। अब मे बी वो कार्ड डायमंड का होगा और मे बी वो कार्ड डायमंड का नहीं होगा, जो खोया हुआ पत्ता है ना। डायमंड के कार्ड्स कितने होते हैं, 13 होते हैं, डायमंड के कितने नहीं होते हैं, 39। देखो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन मैंने बताया था। तो आपको बताया गया है क्या कि 13 डायमंड कार्ड है और 39 जो है वो डायमंड की कार्ड नहीं है, खोया हुआ पत्ता डायमंड का हो सकता है। तो डायमंड का होगा तो इस बात को आपको लिखना होगा, लेट द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड प्रोबेबिलिटी फॉर H1, लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड H1 की प्रोबेबिलिटी 13/52 है ना। लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, याद रखना खोने से पहले प्रोबेबिलिटी बताई जाएगी, खोने के बाद प्रोबेबिलिटी नहीं, वो तो सर्टेनिटी है कि भाई हाँ खो गया, या खोने से पहले की प्रोबेबिलिटी जो है वो डायमंड कार्ड खोया है इसकी क्या होगी, 13/52, और डायमंड कार्ड नहीं खोया है H2, इसकी प्रोबेबिलिटी 39, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है 52। अब सपोज कर लेते हैं डायमंड का कार्ड खो गया, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 कार्ड्स, रिमेनिंग 2 कार्ड्स डायमंड, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, आपको प्रॉब्लम होगी तो इसलिए लिख दिया, लेट प्रोबेबिलिटी फॉर द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मान ली, PH1, और लॉस्ट कार्ड बीइंग नॉट डायमंड, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मान ली, PH2। ओके, प्रोबेबिलिटी फॉर द लॉस्ट कार्ड, है ना। उसके बाद E, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग remaining remaining 2 cards is are diamond, क्या बोला मैंने, प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट, ये इवेंट लिखा है, ऑफ गेटिंग द रिमेनिंग द 2 कार्ड्स आर डायमंड, इसको हमने ई मान लिया है ना, 2 कार्ड्स जो है वो डायमंड हो गए। तो देखो पहले मैंने कहा कि जो एक कार्ड खोया है वो डायमंड का है, तो अब कितने कार्ड बचे, 52 में से 51 बचे, एक कम हो गया, और डायमंड का खोया है तो डायमंड में से भी एक कम हो गया, तो डायमंड के कितने बचे, 12 बचे, है ना, टोटल भी 51 बचे, 52 थे और 51 बचे हैं, टोटल में से भी एक कम हुआ और डायमंड में से भी एक कम हुआ। अब 2 कार्ड्स निकालने हैं 1 बाय 1 करके और दोनों डायमंड होने चाहिए, E/H1, H1 मतलब लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, और E का मतलब अब जो कार्ड बचे हुए हैं 51 पत्तों की जो गड्डी बची हुई है उसमें से डायमंड निकालने, तो डायमंड तो 12 बचे हैं, तो 12 बचे हैं तो 12/51, एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद दूसरा कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 11/50। बहुत सिंपल है, देखो भाई आप अपने सामने गड्डी रख लीजिए, उसमें से एक डायमंड का कार्ड निकाल के अलग रख दीजिए, इनके खो गया वो कार्ड, अब गड्डी में कितने पत्ते बचे हैं, डायमंड के 12 ही पत्ते बचे हैं, और टोटल कितने पत्ते बचे हैं, टोटल अब 51 ही बचे, और निकालने क्या है, 2 कार्ड्स निकालने, वो भी डायमंड के, 1 बाय 1 करके निकाल लो, तो इसका मतलब 12/51 और 11/50 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो आप, इसकी जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 12 डायमंड है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं डायमंड के, टोटल 51 डायमंड है और कार्ड्स हैं, और
2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रूल भी लगा सकते हो, कहीं कहीं पर लगाते हैं। एक से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट्स को जब हम एक साथ ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन रूल भी लगा सकते हैं। एक पे भी लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशन का रूल आता होगा। नहीं आता तो ये वाला केस जो मैंने बताया ये ज्यादा आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आप नहीं ही करिएगा, ठीक है ना। ओके, तो आगे क्या कहा है, दूसरा केस समझो। दूसरे केस में इसने कहा है प्रोबेबिलिटी फॉर E अपॉन H2। ई का मतलब क्या है, डायमंड कार्ड निकालने हैं, याद रखना डायमंड ही निकालने हैं। और H2 का मतलब कि डायमंड का नहीं खोया, H2 का मतलब कि नॉट डायमंड है। अगर डायमंड का नहीं खोया तो एक कार्ड इसमें से कम हो जाएगा, 38 रह जाएंगे। लेकिन डायमंड के तो पूरे 13 कार्ड ही रहेंगे भाई, 13 और 38 दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 50 बनाएगा। अब गड्डी में आपके सामने टोटल 51 पत्ते हैं, जिसमें से डायमंड के सही सलामत 13 के 13 कार्ड्स हैं, डायमंड के सारे 13 कार्ड्स हैं। आपको निकालना क्या है, आपको डायमंड ही निकालना है। तो आप लिखोगे 13 बटे में 51, टोटल में से तो एक कम हो गया लेकिन डायमंड में से तो कम नहीं हुआ ना भाई। अपने सामने गड्डी रखिए और नॉन डायमंड वाला कार्ड बाहर रख दीजिए, तो डायमंड के तो टोटल 13 कार्ड ही हैं और टोटल कार्ड में से एक कम हो गया है। लेकिन उसके बाद एक और कार्ड निकालना है तो 12/50 हो जाएगा। तो आप समझ में आता है आपको कि कितना सा पेज है। एक छोटी सी बात है, उसको बिल्कुल शांत दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएंगी। आपको लास्ट में क्या कहा है, द लास्ट कार्ड बीइंग डायमंड। तो इसका मतलब इस केस को आप ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और इस केस को और इस केस को इसको रखेंगे टोटल को नीचे। ओके, मल्टीप्लाई कराना, 13/52, 12/51, 11/50, टोटल को ऊपर और फिर इसको प्लस इस दूसरे वाले केस को नीचे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि क्या करना था। कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार मेरे से बता देना, मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, वो है आपके सामने 13। ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए पहले थोड़ी जगह बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको पढ़िए एक बार। ओके, इसमें क्या कहता है इसको समझते हैं। यहां पर कहता है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी दैट इज पीक ट्रुथ is 4/5. A coin is tossed, a report that a head appears, और रिपोर्ट में क्या बताना है, हेड आना है। What is the probability that actually there was a head? देखो क्या करना है, कहता है कि ए जो ट्रुथ बोलता है, सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/5। तो हमने इसको H1 कंसीडर किया 4/5, और सच नहीं बोलता इसको H2 मान लेते हैं। तो 1 माइनस 4/5, दिस इज 1/5। अब अगर वो सच बोलता है तो कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आएगा, हेड मान लिया ई को, ई अपॉन में H1। ई का मतलब हो गया कि हेड आना, और H1 का मतलब उसने सच में बताया कि हेड आया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही होती है, तो हेड आने के चांसेस भी यही होंगे। अब प्रोबेबिलिटी फॉर ई का मतलब हो गया हेड आना, और H2 का मतलब हो गया उन्होंने झूठ बताया भाई। एक कॉइन अगर हेड नहीं आएगा तो टेल आ जाएगा, है ना। टेल आया है लेकिन उसने हेड बताया है, यानी कि झूठ बोला है उसने, तो इसका मतलब एक कॉइन पर तो उसके चांस भी 50% ही होंगे, एक कॉइन पर, है ना। दो कॉइन होती तो चेंजेस भी हो जाते। आपको कहता है लास्ट में कि उसका हेड आया है, और एक्चुअली में बताओ कि उसको हेड मिला है, मतलब जो है सच बोला है उसने, सच बोला है झूठ बोला, लेकिन एक्चुअली में हेड मिला। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर सिंपली ये फर्स्ट वाला केस जो है, ये वाला और ये वाला केस, इसे ऊपर लिखना है, यानी कि 4/5, यहाँ मैं इस पेन से लिखूंगा, 4/5 इंटू में 1/2 डिवाइड बाय 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। ओके, ये आपके सामने केस बन गया। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो सी मैच करेगा, आप इसे सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। तो 14 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैकअप आपको पता होना चाहिए। देखो ये निशान जो है ये क्या है, सबसेट का निशान है ना। इस निशान को हम सबसेट बोलते हैं, सबसेट। सबसेट का मतलब होता है जैसे ए एक सेट है, 1 2 उसमें एलिमेंट है, तो बी एक दूसरा सेट है जिसमें 1 2 3 4 कुछ भी दे रखा है 5। तो ए सबसेट है बी का, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, आपको अगर कहता है कि ए सबसेट बी का है, ए सबसेट बी का है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। तो यानी कि ए जो है नंबर ऑफ ए एलिमेंट हमेशा छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है बी के। इसका ये मतलब हुआ।
है ना। और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी में भी यही होगा, प्रोबेबिलिटी फॉर ए इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर, ये नंबर था बी, है ना। अब आपको क्या कहता है आगे देखो, आपको यहाँ पर ध्यान रखना, अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें है, लिखेंगे इफ यहाँ लिख देता हूँ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट बी का है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, चेक करो जरा दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में एक तो दोनों के पास आ रहा है, नहीं आ रहा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होगा, यानी ए अगर सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी भी ए ही आएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट तो मिल ही जाएंगे उसे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर ए होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फॉर ए डिवाइड बाय बी निकालना होता है, और ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी फॉर बी। और ये तो आपको पता ही दिया है क्या है, ए की वैल्यू है, तो ऊपर कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर ए आएगा, नीचे कितना आएगा प्रोबेबिलिटी फॉर बी आएगा। तो आपने कितना जान लिया, मैं अभी लिखता हूं यहाँ पर, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। या आपने जान लिया कि ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी फॉर ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी फॉर बी। ओके, ये बात आपको पता लग गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं अगर कहूं कि बी को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी फॉर ए ऑब्लिक बी। ओके, ये भी बात समझ में आती है। आपको पता होना चाहिए जो प्रोबेबिलिटी फॉर बी है उसका आंसर जीरो से बड़ा और एक से छोटा ही होगा, एक या एक से छोटा, जीरो या जीरो से बड़ा, यही तो हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ जीरो या जीरो से बड़े की जगह आप सिर्फ जीरो भी लिख सकते हो कि जीरो से बड़ा हो। अब अगर आप पीबी की वैल्यू आपके सामने ये है, तो आप यहाँ लिख दीजिए ना, आप लिख दीजिए जीरो लेस देन पी ए अपॉन में पी ए अपॉन में बी एंड देन लेस देन इक्वल टू वन। आप देखिए हर तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे इस नीचे वाली संख्या से, तो यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो ही आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे में तो नीचे वाला हट जाएगा, पी ए बचेगा, पी ए, और यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर एक के साथ, तो ये संख्या यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो क्या होगी अभी दिखाते हैं आपको, यहाँ जगह बन जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा पी ए अपन बी। ओके, तो आप गौर से देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखो आप ऑप्शन जब देखोगे इसके तो आपको खुद पता चल जाएगा। पहले वाले में कहता है ए अपॉन बी बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए अपॉन बी हो गया ना, ये देखो ये ना ए अपॉन बी, तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे में कहता है ए अपॉन बी जो है वो लेस देन है ए से, तो चेक करते हैं ए से छोटा या बड़ा। यहाँ पर कहता है ए अपॉन बी ग्रेटर देन दे रखा है इसे, तो ये देखो ग्रेटर देन दे रखा है, देखो ये वाला केस समझ लो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, बस ये इसने लेफ्ट साइड में लिख दिया पी ए अपन बी, और फिर निशान देखो किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, इसकी तरफ खुला हुआ है ना, तो इसकी तरफ ही खुला रखेंगे पी ए। तो कौन सा ऑप्शन आया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हो कैसे आया है, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फिनिश हो जाता है हमारा ये कंप्लीट टॉपिक, और आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। ये कोविड की वजह से सिर्फ ये लास्ट एक्सरसाइज थी, अगली एक्सरसाइज के लिए मना किया हुआ है, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, बट मैं इसे कराऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन जरूर कराऊंगा, इसका क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, मैं इसके क्वेश्चन जरूर कराऊंगा अगली क्लास में, ये 13.4। ओके गाइज।